आज हम नए सब्जेक्ट्स जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है हमारे एग्जाम में और किसी भी इंडिया लेवल एग्जाम में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। तो आज हम चालू करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही बेसिक से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो चलिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या है, कैसे डील करेगा। तो इसके पहले मैंने कुछ लेक्चर्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए थे, जिससे मैंने एक बेसिक आइडिया दिया था इलेक्ट्रॉनिक्स या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में। भेज दिए जल्दी से ग्रुप में, जल्दी फास्ट, जल्दी से देखो। तो ये सब्जेक्ट जो है क्या वेटेज रखता है कौन कौन से एग्जाम में, उसकी बात हम पहले करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस सब्जेक्ट के मेन टॉपिक्स के बारे में। चलिए, तो देखिए दोस्तों, वेटेज जो है आपका एक गेट एग्जाम में, चाहे गेट एग्जाम होता है इंजीनियरिंग के बाद, तो उस एग्जाम में, गेट एग्जाम में आपके 1 से 2 मार्क क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर वाले, 1 से 2 क्वेश्चन, और उसी तरीके से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स वाले। तो बहुत ही ज़्यादा वेटेज रहता है गेट एग्जाम में भी। और साथ ही इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में 10 से 15-20 लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके देखने को मिलते हैं, और मेंस पेपर में 75 से 85 नंबर का वेटेज रखता है ये सब्जेक्ट। इसी तरीके से PSUs जितने भी AE JEE दूसरे स्टेट्स के होते हैं, SSC JEE का पेपर होता है, RRB JEE का होता है, इन सभी पेपर में 10 से 20 नंबर का वेटेज ये रखता है। 10 से 15, 10 से 20 नंबर का वेटेज ये सब्जेक्ट रखता है। और हमारे एग्जाम CA JEE में भी आपको वेटेज देखने को मिलेगा 10 से 20 नंबर का। अगर जिस हिसाब से सिलेबस डिजाइन किया गया है तो लगभग 10 से 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो बहुत ही ह्यूज वेटेज है इस सब्जेक्ट का, लगभग 20 से 25% वेटेज है। ऐसा क्यों है ये आपको सब्जेक्ट पढ़ते हुए धीरे धीरे समझ में आएगा, कितना वेटेज क्यों है इन सब्जेक्ट का। तो इसकी बात हम आगे करने वाले हैं। तो चलिए, क्लियर हो गया है ओवरऑल सिनेरियो कि क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि वेटेज ज्यादा है सर। किसी भी एग्जाम में दीजिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है। चलिए, तो इसके लिए देखिए रेफरेंस बुक्स क्या क्या चीज हो सकते हैं। तो रेफरेंस बुक आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, अगर आपने एकेडमिक्स में पढ़ा होगा तो PS भीमरा, इस बुक को आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, बढ़िया बुक है। और हमारे क्लास नोट्स जो भी आपको मिलेगा अभी क्लास के दौरान, साथ ही मैंने ऐप में अपलोड कर दिया है हमारे जो क्लास नोट्स थे मेरे, वो सब मैंने हैंड रिटन नोट्स अपलोड कर दिया है। और साथ ही ऑब्जेक्टिव बुक्स आपको सॉल्व करना है, IAS और गेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, साथ ही SSC JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और यूथ कॉम्पिटिशन में जो भी बुक्स मैंने सजेस्ट किया है आपको, उन सभी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हमारे लिए बेस का काम करेंगे। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बुक अगर किसी के पास है, डॉक्टर PS भीमरा, जो डिटेल पढ़ना है उनको ये रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हैं। तो एक बुक रेफरेंस के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी क्लास नोट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो आपका सफिशिएंट तैयारी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और जो बच्चे अभी फाइनल ईयर में हैं और जो जिनका भी सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, उनको भी ये जो क्लासेस हैं बहुत ही हेल्प करेगा। जो स्टूडेंट्स अभी यूनिवर्सिटीज़ में हैं डिफरेंट, वो भी इस क्लासेस को देख के अपने जो सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, साथ ही साथ तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कुछ हम कंसेप्ट्स के बारे में। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे इंडिया में टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है, तो ये मैंने जो डाटा निकाला है, ये डाटा है आपको, ये जो डाटा है ये मैंने निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर से, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पावर में कौन है मिनिस्टर? अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बात कर रहा हूं मैं, ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। एनर्जी मंत्री, ऊर्जा मंत्री कौन है? श्री RK सिंह। ठीक, ये है कैबिनेट मिनिस्टर। और स्टेट में स्टेट पावर कौन किसके पास है? श्री कृष्ण पाल। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि पावर सेक्टर का हमारा है। तो इस तरीके से आपको याद रखिए आपके मिनिस्टर कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर, और आपके स्टेट में कौन मिनिस्टर है। तो ये डाटा मैंने यहाँ पर निकाला है। तो ये देखो, यहाँ पर से देखो, एक्ट एंड रूल्स करोगे तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आ जाएगा, जिसकी बात हम, जिसका क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में। तो यहाँ पर से आप देख एक्ट एंड रूल करके यहाँ पर डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं इन चीज़ों को, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। और इसके बाद जनरेशन में देखेंगे पावर स्टेट
कितना है जनरेशन में। तो ये चीजें मैंने यहां पर डाटा निकाल के रखा है मिनिस्ट्री ऑफ पावर से। तो आज के डेट में, अभी के डेट में हमारे इंडिया में कितना, ठीक, चलिए आगे बढ़े। तो आज के डेट में हमारे पास टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सेंट्रल सेक्टर्स में अगर आप बात करेंगे, सेंट्रल में जैसे आपके एनटीपीसीस हो गए, नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, है ना, तो ये कितना है, लगभग 1 लाख इतना मेगावाट में है सब ना, किसमें है, मेगावाट। और स्टेट में कितना है, स्टेट सेक्टर में लगभग ये भी 1 लाख के आसपास है, ये भी 24% है। अब प्राइवेट सेक्टर्स जैसे कि अडानी, अंबानी, इन सब हैं, तो इन सब के भी अपने सेक्टर्स हैं, तो ये लगभग डबल है, लगभग बराबर है प्राइवेट सेक्टर्स और आपके गवर्नमेंट सेक्टर्स। चलिए, तो यहां पर बात करते हैं हम लोग। अब देखो डिफरेंस फ्यूल स्ट्रेटजीज देखते हैं कि हमारे इंडिया में कोल बेस्ड प्रोडक्शन कितना होता है। तो कोल बेस्ड प्रोडक्शन कितना होता है, यहां पर देखो 206 गीगावाट या 207 बोल सकते हो, ठीक, 207 ये मेगावाट में, गीगावाट में बोलोगे तो इतना बस आ जाएगा सामने वाला, तो गीगावाट। और लिग्नाइट गैस, ये मतलब ये सब मिला के जो थर्मल या फॉसिल फ्यूल से लिग्नाइट हो गया, गैस हो गया, डीजल हो गया, सब मिला के कितना है, लगभग 240, लगभग कितना है 240 गीगावाट। मोटा मोटा डाटा याद रखेंगे, 240 के आसपास है, एग्जैक्ट डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, पर मोटा मोटा याद रखिए 240 गीगावाट ये थर्मल की कैपेसिटी है अभी आज के डेट में इंडिया में, ठीक। ये मिनिस्ट्री, ये डाटा हमने निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ पावर से, तो ये डाटा ऑथेंटिक है, किसी बुक में पढ़ोगे हो सकता है मिसप्रिंट हो, इसलिए ये डाटा निकाला करो मिनिस्ट्री से, तो वो डाटा ऑथेंटिक रहता है। बाकी जितने भी डाटा निकालोगे कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, इसलिए जो भी डाटा आपको निकालना है करंट अफेयर्स का या किसी भी चीज़ का डाटा निकालना है मिनिस्ट्री से निकालिए, वहाँ पर सब आंकड़े रहते हैं। चलिए, तो ये देखिए, तो ये 240 गीगावाट हमारे फॉसिल फ्यूल्स पे निर्भर है, ठीक, किस पे निर्भर है, फॉसिल फ्यूल्स। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में कितने हैं, लगभग 1,81,000 गीगावाट, कितना है 81, जिसमें आपका विंड, सोलर, बायोमास, वेस्ट ऑफ एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो, सबको मिला के लगभग इस तरीके से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में। तो ये डाटा यहां तक है। और यहीं पर न्यूक्लियर की बात करें तो न्यूक्लियर में लगभग 7 गीगावाट, बहुत ही कम परसेंटेज है गीगावाट, आज भी कम है, क्योंकि पहली बात ये बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर यहां पर आता है, ठीक। तो ये एक ओवरऑल एनर्जी सिनेरियो मैंने आपको दिया। अब ये दे क्यों रहे हैं आपको, ये इसके कारण क्या है सर, ये सब एनर्जी आपको डाटा बताने का। देखिए, जो भी हमारे कोल रिजर्व है, कोयला रिजर्व है हमारा, ये लगभग 100 से 150 से 200 सालों के अंदर अगर हम इसी तरीके से कोल को कंज्यूम करते रहें तो 200 सालों में लगभग, तो मेजर जो प्रोडक्शन है, क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लियर दिखेगा, देखो देखो तो बाकी लोग, चलिए क्लियर है सबको। चलिए, तो यहां पर देखिए, मैं यहां पर बता रहा था कि भाई कोल बेस्ड जो प्रोडक्शन है हमारा, ये जो है 200 सालों में लगभग खत्म हो जाएगा। कितने सालों में, 200 सालों में। इसी तरीके से हमारे जो डीजल्स या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ये भी लगभग हमारे 200 से 150 सालों के अंदर। न्यूक्लियर की बात करें, अगर जिस रेट से हम आज कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये ज्यादा से ज्यादा चलेगा 50 से 100 साल। तो इसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन कैसे करोगे, है ना, ठीक। तो नाती मन में का छोड़ के जाइए, सब बिजली ला हमार दाई है पूरा खत्म कर दिस, हाँ बाबा खत्म कर दिस हमार बिजली ला पूरा, है ना, हमार, है ना, बाबा बुलेट में घूमे, पेट्रोल पूरा फूक दिस, है ना, ठीक। तो ये पूरा खत्म हो गए, तो अपने नाती लोगों के लोग छोड़ोगे नहीं कुछ, मरवा कुछ नहीं छोड़ी, मरवा सब लोग बरोबर कर दिस, जला कर राख। तो अगर फ्यूचर, ठीक, चलिए बाकी लोग समझ पाए।
तो फ्यूचर ऐसी जनरेशन जो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगी, तो आगे आने वाले समय के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी नहीं, हमारे एंसेस्टर्स को नातीमल जरूरत पड़ेगी नहीं बिजली के, है ना। दादामन बॉर्न ऐसी मराहतरी से लेकिन फिर वापस आ जाएगी। तो ये चीजें हैं सर, आगे चल के फ्यूचर जनरेशन के लिए हम ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करें जो सस्टेनेबल हो, जो लॉन्ग ड्यूरेशन में चले। तो इसके लिए हमारा नया चीज आता है, वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो देखिए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए 2016 में सम्मेलन हुआ था और अभी COP28 सम्मेलन हुआ है, जानते हो कि नहीं सब लोग। COP28 सम्मेलन हुआ है जिसमें हाँ सब अपलोड होगा सभी फिर से। वो तो रिकॉर्डिंग्स तो पहले के लिए थी। एक एग्जाम, देखिए एग्जाम जितना ड्यूरेशन आगे खिंचाते जाएगा उतना ही आपको क्वालिटी कंटेंट मिलते जाएंगे, है ना। तो ये क्लासेस रेगुलर चलेंगी, तो ये बिल्कुल आपको ये बिल्कुल मत सोचिए कि जो सब्जेक्ट वहाँ पर हो गए हैं वो यहाँ नहीं होंगे, यहाँ होंगे लेकिन उस समय आने पर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, ठीक है। अभी मैं कमेंट ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो इधर क्योंकि एक फ्लो टूट जाता है, ध्यान दो इधर। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि सस्टेनेबल पावर कैसे हम फ्यूचर जनरेशन के लिए दे पाएंगे। तो ये हमारा बिग चैलेंज है ताकि हम आगे फ्यूचर जनरेशन को एनर्जी सप्लाई कर सकें। तो उसके लिए क्या होगा, हम ऐसे रिसोर्स तैयार करें जो कि कभी खत्म ना हो। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। जैसे एग्जांपल के लिए फॉसिल फ्यूल की बात करूं मैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल। तो सुनो थोड़ा सा ध्यान से कहानी। डायनासोर जानता है? कौन है डायनासोर, है ना, बहुत पहली आरिस है ना, इंसान के पहले मन से पूरे संसार में उन्हीं लोग थे। तो उन्होंने अपन जान को दे दिया तोरबा, है ना सीमा, ताकि तय भविष्य में मिलियन बिलियन ईयर बाद तक खान के निकालो मल्ला, है ना। तो बाबा बहुत बड़े भवन सब धरती में समा गए। आओ अपन नाती मन बका छोड़ के गए कोयला, तो उनके शरीर निकाला था खन खन के, तय का है कोयला, है ना। आओ अमन के खून का है, खून रही है, खून तो रही सही अमन के, ते पेट्रोल देख लाल कलर के दिखते, और पेट्रोल खून है ना। और गैस तक नहीं छोड़े हमन, वो नेचुरल गैस है भाई, गैस तक नहीं छोड़े हम। तो ये सब हमारे लिए कुर्बान हो गए ताकि आज हम इनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट या फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन बना सकें, ठीक। तो आगे ये जीवाश्म ईंधन करोड़ों साल के प्रोसेस से बनता है। मतलब ऐसे नहीं कि आज कोयला माचिस मार के बरोबर कर दे फिर कल कोयला बना ले, उसके लिए मिलियंस और बिलियंस ईयर लगते हैं, करोड़ों साल के केमिकल प्रोसेस से तैयार होता है सर, ऐसी तैयार नहीं हो जाता। तो 200 सालों में लगभग ये सब चीजें विलुप्त हो जाएंगी इस दुनिया से। कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, डीजल खत्म हो जाएगा। आगे चलेगा कैसे, है ना। हमने बैलगाड़ी से लेकर कार तक का सफर किया, फिर वापस आएंगे बैलगाड़ी में, चल भाई चल रहा निकाल, ऑफिस जाना है फान बैसा। तो ये चीजें हो आगे चल के फ्यूचर जनरेशन करेगा क्या। तो उनके लिए हम सोच रहे हैं ऐसे सोर्स जो कभी खत्म ना हो। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, हमारा सोलर। तो देखो सोलर बेस्ड प्रोडक्शन जो एनर्जी का होता है, सोलर बेस्ड, तो ये सोलर बेस्ड प्रोडक्शन, तो सोलर बेस्ड प्रोडक्शन हमारा दिनों दिन यहाँ देखो बढ़ते आ रहा है। सोलर बेस्ड कितना हो रहा है, लगभग ये 72 गीगावाट पावर डेवलप कर रहा है। प्लस ये इसमें किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता, पहली चीज ये पॉल्यूशन फ्री है। और इसी तरीके से हवा, विंड, पवन देव, उसी तरीके से पानी, जल चक्र, बचपन पढ़ता ना, गर्मी में पानी भाप बनते हैं, ऊपर जलते फिर पास है, ये पानी गिरता है। तो ये सब क्या चीज है, कभी खत्म ना होने वाले सोर्स हैं। इसे बोलते हैं नवीनीकृत, या नवीनीकृत मतलब क्या है, रिन्यूएबल मतलब क्या है, जिसको फिर से रिन्यू किया जा सकता है, फिर से बनाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड नवीनीकृत। आया समझ सबको नवीनीकृत का मतलब क्या है, या गैर परंपरागत क्या है, क्योंकि उस समय हम लोग यूज नहीं करते थे उस टेक्नोलॉजी को। ये टेक्नोलॉजी अभी आया है क्योंकि होश आ रहा है लोगों को कि कोयला को फिर नहीं बना सकते, इसलिए सब जाग रहे हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि ये जो मेन जो प्रोडक्शन होगा वो किससे होगा, इन सब चीजों से होगा। तो इसलिए अगर आपको
कहीं पर इन्वेस्ट करना है तो सबसे अच्छा यही है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, है ना। तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो आप लोग आगे चल के नौकरी पाइएगा तब, ठीक। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉसिल एंड नॉन फॉसिल फ्यूल्स कितना है इंडिया में, अगर पूछेगा आपसे तो 426 गीगावाट, 426 गीगावाट याद रखेंगे। टोटल जितना भी प्रोडक्शन है 426 गीगावाट है। अब दिन ब दिन क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ने से क्या होगा, ये प्रोडक्शन क्या होना चाहेगा, इंक्रीज होना चाहेगा, ठीक। तो ये देखिए, तो पहला चीज तो क्लियर हो गया, मैंने ये चीज बताया आपको। उसका देखिए आगे नेक्स्ट क्या है हमारा, एप्लीकेशंस ऑफ, एप्लीकेशन क्या है हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का। तो पहला एप्लीकेशन है स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर या फिर जो भी मोटर्स हैं। देखिए ध्यान से सब लोग ध्यान दो, हमारे पास मान लो घर में दो टाइप का मोटर है, दो टाइप का मोटर, ध्यान दो इधर, ये पहला टाइप है। इसमें एक हम क्या करते हैं, ग्राउंड से पानी को इनलेट करते हैं, यहाँ ग्राउंड से ये ग्राउंड वाटर और ये आउटलेट जहां पर तुमको पहुंचाना है। तो पंप क्या आता है, सबके घर में लगा रहता है पंप। मान लो यहां पर एक, मैंने यहां पर एक वाल लगा दिया है, अब पानी कम ज्यादा कर रहे हैं, क्या करते हैं हम, वाल को कम या ज्यादा करेंगे, लेकिन ये सप्लाई कहां से ले रहा है, जहां से भी सप्लाई ले रहा है ये सप्लाई तो कांस्टेंट होगा ना सर। सप्लाई सिंगल फेज सप्लाई हो सकता है, या मान लो बड़ा घर है तो कितना, 3 फेज सप्लाई, तो बड़े घर में 3 फेज सप्लाई। तो यहां पर चाहे तुम यहां पर ये वाल्व लगा के पानी को कम करो या ज्यादा करो, पानी को कम या ज्यादा कर सकते, नल या थ्रोटनिंग वाल्व बोलते हैं उसको, तो इसको कम या ज्यादा पानी को कर सकते हैं हम लोग। लेकिन यहां पर से जो सप्लाई होगा वो तो कांस्टेंट लेगा ही, सप्लाई कांस्टेंट लेगा। तो यहां पर जो पावर है वो ज्यादा होगा पावर, और यहां पर देखो अगर इस नल को कम कर दें तब वो पानी तो लेते अच्छे, बिजली तो लेते अच्छे, इलेक्ट्रिसिटी तो ले ही रहा है। तो इसमें एनर्जी की सेविंग क्या होती है, नहीं होती, एनर्जी वेस्ट ज्यादा होता है। अब मान लो पानी की जरूरत कम है मेरे को, तो कम करूंगा इसको वाल्व को, लेकिन सप्लाई तो उतना ही ले रहा है। अब वहीं पर दूसरा केस मान लो मेरे को पानी की कम जरूरत है, तो मैं क्या करूं, यहां पर एक सप्लाई से तो ले ही रहा हूं, यहां पर एक लगा दूं पावर, एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम लगा दूं, एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम या कंट्रोल डिवाइस लगा दूं जो कि ये एनर्जी, जो पानी इनपुट है, जो वाटर इनलेट है, वाटर इनलेट और यहां से वाटर आउटलेट मान लेता हूं, वाटर आउटलेट, तो पानी यहां से ले रहा है इनलेट और यहां से आउटपुट बाहर निकल रहा है। अब पानी कम और ज्यादा करने के लिए मैं एक कंट्रोल सिस्टम लगा दूं, एक कंट्रोल गियर बॉक्स लगा दूं, या कंट्रोल जो भी चीज जो बॉक्स मानते हो, जैसे हमने पंखा के स्पीड को कम और ज्यादा करते हैं नहीं, वैसे ही मान लो यहाँ के एक रेगुलेटर लगा दिए, तो क्या कर रहा है, पावर को कम। तो यहां पर क्या होगा, आप पानी कम चाहिए, यहां वाल नहीं है, ध्यान दो यहां पर, यहां क्या चीज नहीं है, वाल नहीं है। अब ये क्या करेगा, पानी के इनपुट और आउटपुट को अकॉर्डिंग टू नीड्स ये अब क्या करेगा, कम या ज्यादा करेगा। तो इससे क्या होगा, जो मोटर है कम घूमेगा, एनर्जी कम लेगा, तो यहां पर पावर जो लॉस है वो कम हो जाएगा और इफिशियंसी सिस्टम का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमको जरूरत है किसकी, पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की। किसकी जरूरत है, पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। अब मैंने तुमको अभी बताया एनर्जी सिनारियो, एनर्जी सिनारियो बताया। अब देखो जो भी हमारे जो पावर प्लांट है, जो भी पावर प्लांट पावर सिस्टम है, और कहां तक पहुंच रहा है ये, लोड तक, जो भी हम कंज्यूमर हैं, क्या है, कंज्यूमर है। तो अभी जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, अगर तुम यहां पर 1 किलोवाट यहां पर जलाते हो, कितना, 1 किलोवाट, तो यहां से कम तुमको 6 किलोवाट भेजना पड़ेगा, क्योंकि इनएफिशिएंट सिस्टम्स हमारे पास लगे हुए हैं। टेक्नोलॉजी जो है उतनी इफिशिएंट नहीं है कि हमारी जो पावर यहां पर, जैसे मैं 1 किलोवाट जला रहा हूं, मान लो यहां मैं यहां पर बैठ के 1 किलोवाट जला रहा हूं, तो वहां पर फ्यूल कितना लगेगा, 6 किलोवाट का। अगर तुम 1 किलोवाट एनर्जी अपने पास बचाते हो तो कितना बच गया, 6 किलोवाट, 6 किलोवाट बच गया, ठीक। तो देखो, तो मैक्सिमम जो यहां से अगर मैं पूरा अगर भेजूं, अगर मैं 100 किलोवाट यहां पर पावर भेजता हूं, मान लो मैंने 100 किलोवाट दिया किसको, थर्मल पावर प्लांट को, कहां चला, कोल में, कोल एनर्जी से मैंने क्या दिया, 100 किलोवाट जलाया। उसके बाद क्या आएगा, टरबाइन आएगा, बॉयलर के बाद क्या आता है,
टरबाइन थोड़ा बहुत याद होगा तो तुम लोग को। तो टरबाइन में, और इसके बाद कंप्रेसर्स, कंडेंसर, तो इन सब में पूरा वेस्ट होके यहां पर लगभग 16 किलोवाट ही पहुंचता है। कितना? बाकी जितना एनर्जी है सबके सब वेस्ट हो जाती है। तो अगर हम किसी भी तरीके से, अगर मैं 1% भी बिजली की सेविंग कर सकूं, इलेक्ट्रिसिटी बचा सकूं अगर इफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज करके, तो 1 किलोवाट कितने में बचा रहे हैं हम लोग? 100 में। हमारे प्रोडक्शन कितना हो रहा है? कितना हो रहा है प्रोडक्शन? बताया था ना कितना होता है? 4 कितना? 426 गीगावाट। तो 426 गीगावाट का 1% कितना होगा? 4 गीगावाट। कितना होगा? 4 गीगावाट पावर आज के डेट में मैं बचा सकता हूं। तो आज से सभी लोग एक प्रण लेंगे कि किसी भी प्रकार का एनर्जी वेस्टेज नहीं करेंगे। मैं तो बिजली बिल देता हूं सर, नहीं, तो उसकी बात नहीं है। तो बिजली बहुत ही ज्यादा कीमती है, पानी से भी ज्यादा मैं बोलूं तो तुम एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आज से कसम खाओ कि कहीं पर भी बिजली का वेस्टेज अगर तुम देखते हो तो लाइट बंद कर तुरंत। तो सियान में ज्यादा तुम्हारे से होशियार रहता मन, बिजली बंद करके थे घर ले निकले हंसता थे कि नहीं। तो ये चीज याद रखना। तो बिजली का बचत करना सीखो ताकि तुम आगे वाली जनरेशन के लिए सब चीज कर सको। आई बात समझ? पहला क्लियर हुआ? तो पहला क्या यूज है सर इसका? पहला कहां गया? ये स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर। इससे क्या होगा? इफिशियंसी बढ़ेगा। तो पहला यूज समझ में आया, एप्लीकेशन क्या है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का? स्पीड कंट्रोल। वैसे अभी मैं भेजूंगा नोट्स पूरा। कितने लोगों को क्लियर हुई बात? यहां तक कमेंट करके बताएंगे सब लोग। क्लियर हो रहा है कुछ चीज? एक ओवरऑल सिनारियो क्लियर हो रहा है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत क्यों है। आगे चल के हम पूरे सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से डील करने वाले हैं। तो ये इंट्रोडक्शन वाली क्लास चल रही है। तो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं क्यों हमको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत क्यों है। क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, एनर्जी वेस्टेज ज्यादा हो रहा है ड्यू टू इनसफिशिएंट टेक्निक्स। तो उसको बढ़ाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो जिसमें पहला चीज क्या है हमारा? स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर या डीसी मोटर, जो भी हो सकते हो। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी और एसी मोटर्स। चलिए, ये पहला एप्लीकेशन हो गया, ये पहला यूज हो गया किसका? पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का। चलिए दूसरा, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए दूसरा है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में रेल है ना। रेल में कितना, ये देखो रेल, सब लोग रेलगाड़ी देखे होंगे है ना। तो रेलगाड़ी में कितना सप्लाई आता है इंडिया में? कितना, कैसे चलता है? सिंगल फेस 25 केवी और 50 हर्ट्ज। इसके लिए हम ट्रैक्शन मोटर में कौन सा मोटर यूज करते हैं? डीसी सीरीज मोटर। अब तुम्हारे पास सप्लाई क्या आ रहा है? सप्लाई क्या आ रहा है? एसी। तो तुम डायरेक्ट एसी को दे पाओगे क्या? कन्वर्ट करना पड़ेगा सर एसी को डीसी में। तो ये कौन करेगा? ये रेक्टिफायर। तो उसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? रेक्टिफायर सर्किट की, पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की, जो कि क्या काम करे? एसी को डीसी में बदले। ठीक। और यही चीज आगे चल के बुलेट ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन जानते हो? 1960 के दशक में जापान में आ चुका था, आज इंडिया में आज भी नहीं आया है। ठीक, देखो 1960 से वहां चल रहा है बुलेट ट्रेन। देखो ध्यान दो, यहां भी धीरे धीरे बनना चालू हो रहा है, अब अपग्रेडेशन हो रहा है। तो ये 1960 में नया टेक्नोलॉजी लाए, किसमें? बुलेट ट्रेन में। इसमें हम लोग मल्टी लेवल इंडक्शन फेड इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। इसी को ड्राइव बोलते हो। क्या बोलते हो नॉर्मल भाषा में? इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। उसकी बात करेंगे अभी आगे चल के हम लोग, क्या चीज है उसकी बात पे बात करेंगे। तो मल्टी लेवल इंडक्शन मोटर फेड यहाँ पर ड्राइव यूज करते हैं, किसमें? बुलेट ट्रेन में। बुलेट ट्रेन क्या होते हैं? हाई स्पीड ट्रेन है। जैसे आजकल हमारे दिल्ली या फिर हैदराबाद या फिर मेट्रो सिटीज मुंबई में जाओगे तो मेट्रो ट्रेन सुने हो? तो मेट्रो ट्रेन में इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, इंडक्शन मोटर का। तो इंडक्शन मोटर में अभी तुमको मैंने इंडक्शन मोटर पढ़ा रहा था, तो उसमें बताया था वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वीएफडी ड्राइव्स, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ठीक, तो ये सब ट्रिपल वीएफडी ड्राइव, तो ये सब चीजें हमने बताया था, डिस्कशन किया था उसकी। अब यहाँ कहानी समझेंगे कि वोल्टेज को कम या ज्यादा कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स। तो ये क्लियर होगी बात? आगे बढ़े। देखो इस तरीके से दिखता है बुलेट ट्रेन, है ना, दिख रहा है सबको? ये हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत में है, ये अलग है, जापान का है। देखो कहाँ का? जापान, चीन का। ठीक, अब ये देखो आगे चल के जब मैं बताया तुमको कि 15
कितना, लगभग 100 से 150 सालों में सब खत्म हो जाएगा। क्या चीज, पेट्रोल डीजल। तो गाड़ी चलेगा कैसे? तो आजकल तुम लोग जानते हो कि क्या आया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्या आ रहा है, ईवीज। तो ये समझौता हुआ था किसमें, पेरिस में। किसमें, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें सभी देशों के लोगों ने मिलकर एक समझौता करते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, डिस्कशन करते हैं। क्या डिस्कशन करते हैं, सब लोग मिलकर एक दूसरे को गरियाते हैं, तय ज्यादा कार्बन इमिशन करत हस, तय ज्यादा कार्बन इमिशन करत हस, तय कार्बन इमिशन कम कर। तो जितने डेवलप्ड कंट्रीज है वो डेवलपिंग कंट्री को या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को, जो विकासशील विकसित देश, विकसित जो देश हैं जैसे अमेरिका, जापान, चीन, ये सब बाकी देशों को बोलते हैं तुम डेवलपमेंट बंद करा। डेवलपमेंट का सीधा सा अर्थ है, तुम डेवलपमेंट करोगे, कारखाना खोलोगे, कारखाना से क्या निकलेगा, कार्बन गैस निकलेगी। अगर कार्बन इमिशन ज्यादा करते हो तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो ये सब एक दूसरे को गरियाते रहते हैं ना। जैसे तुम लोग कहते नहीं हो, तुम पढ़ो तुम पढ़ो तुम पढ़ो, है ना, तय पढ़ा था नहीं पढ़ा था, सही टाइप के दूसरे टाइप के इन लोग एक दूसरे को मिलकर गरियाते हैं। तो ये चीजें सब लोग, लेकिन अगर मान लो कोई कार्बन एमिशन कम कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब क्या है, डेवलपमेंट कम बंद कर दे अपना। तो डेवलपमेंट बंद कर सकते हो क्या, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हाँ, इसमें 2016 में इन सब लोगों ने मिलकर बोला था कि सब के सब हम क्या बनाएंगे, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो देखे हो तुम लोग आजकल हमारे यहाँ जांजगीर में भी या बिलासपुर में, जहां पे भी आप रहते हो, इलेक्ट्रिक बाइक्स या यो बाइक्स बोलते हो जिसको, इलेक्ट्रिक कार्स, ये आजकल चलन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये आगे चल के 2040, 30 से 40 के बीच में आपको मार्केट में पेट्रोल डीजल वाले गाड़ी नहीं दिखेंगे, सब यही इससे रिप्लेस करने वाले हैं। किससे? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये सब कुछ पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स हैं, जाके तुम लोग पढ़ लेना इसको, ठीक है। अब उसके बाद अभी लेटेस्ट में क्या हुआ इसी तरीके से, COP28 दुबई में हुआ है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात में 30 नवंबर से अभी छुआ ही 12 दिसंबर फिर बैठी सेमन, सबके सब देश के, है ना, महानुभाव मन, और कहीं सब एक दूसरे ला 2016 में बैठे रहे यार, कुछ कह रहे हैं कार्बन इमिशन के बारे में कुछ बोले थे हम लोग, है ना। तो ये सब जलवायु परिवर्तन के लिए हम क्या है, संयुक्त फ्रेमवर्क कन्वेंशन के दरों के सहित लगभग 70,000 प्रतिभागी 2000 COP28, इसको क्या नाम दिए, ये करंट अफेयर्स में आ सकता है तुम लोग का COP28, है ना। तो ये सब चीजें देख लेना, COP28 के बारे में समझ लेना। ये भी एक प्रकार का क्या है, समिट है, जिससे सभी देशों के लोग मिलकर, लेटेस्ट में हुआ है 2016 में बताया था, और लेटेस्ट में ये, हाँ मिस्र में भी हुआ था, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। बाकी तुम लोग देख लेना करंट अफेयर वाले, ठीक। इसमें क्या है, मेन जो पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूँ, 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा, जो भी मैंने बात किया था। अभी कितना है, लगभग कितना है, देखो अभी सिखाया था ना, ये देखो अभी कितना है, 1,80,000 या 180 गीगावाट। अब इसको कितना बढ़ाना है, कितना करना है इसको, 500 गीगावाट, मतलब कितना गुना, लगभग 3 गुना करना है, ठीक। तो ये सब चीजें यहां पर हमने 2070 तक शुद्ध कहा थे, है ना। तो ये सब चीजें देख लेना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब पहला तो हो गया रेल वाला ट्रांसपोर्ट बताया मैंने, तो इसमें हमने इलेक्ट्रिक ट्रेन, जो भी ट्रेन में चलते हो वो ट्रेन, बुलेट ट्रेन और मेट्रो ट्रेन, इसकी बात हमने की। उस तरीके से एयर, अब ये बताओ, अगर तुमको एयर ट्रांसपोर्ट करना है, अगर तुम्हारे पास एयर में क्या चीज चाहिए तुमको, ये कंट्रोल पैनल्स वगैरह होते हैं कि नहीं, कंट्रोल पैनल्स वगैरह होते हैं, तो इसको चलने के लिए बिजली की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, कि तार फंसावे दोनों का तिले, एक ठनेती उड़ीस रायपुर में तार फंसाई नहीं है, उड़े पावे, अगर तार होगा कोकी फंसावे दोनों का तिले, हाँ चल अर्थिंग और फेस मिला थे कि नहीं बताओगा। ये सब चीजें पॉसिबल ही नहीं हो पाती अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता नहीं। एयर नेविगेशन इज नॉट पॉसिबल, हवाई यात्रा पॉसिबल नहीं होती सर इसके बिना, इसलिए इसका नाम भी है चॉपर। सुने तो चॉपर नाम ही है, हेलीकॉप्टर बोलता नहीं हम, हेलीकॉप्टर में बैठ के उड़ा के, हेलीकॉप्टर। ये देखो, ये सब, ये अंदर जो कंट्रोल पैनल्स रहते हैं, ये सब तुम्हारे पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, जिसमें आगे हम चल के चॉपर्स, थायरिस्टर, इन्वर्टर्स की बात करेंगे, ठीक। तो ये उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट, तो रोड ट्रांसपोर्ट बसें देखियो, आजकल एसी बसेस चलते हैं। एसी कहाँ में चली यार, एसी की डीसी, एसी में क्या लगा रहता है,
एसी में चली ना, तो एक बैटरी लगा रहता है, बस में तार फंसा के चलता है। ये बस में कहीं पर तार फंसा है तो क्या लगा रहता है इसमें? बैटरी। बैटरी में कौन सा एनर्जी होती है? डीसी एनर्जी। तो डीसी यूपीएस, इसे क्या बोलते हैं हम लोग नॉर्मल भाषा में? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस। तो यूपीएस की जरूरत पड़ती है हमको रेल ट्रांसपोर्ट वगैरह में। उसी तरीके से यहां पर बस ट्रांसपोर्ट में, बस में, और आजकल ये बताया था तुमको मैंने क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसमें भी यूपीएस की जरूरत पड़ेगी। चार्जिंग का इसमें करोगे, चार्ज और डिस्चार्ज। और इसके बाद देखो ईवी के साथ ये दिक्कत मेन हो रहा है कि भैया ये रिलायबल अभी तो उतना है नहीं, एक बार चार्जिंग कर करता जाए पता नहीं है, और चार्जिंग होने में दिन भर लगा देते हैं। तो इसलिए अभी ये थोड़ा पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि कुछ दिनों में ये चार्जिंग, जैसे आजकल मोबाइल फास्ट चार्जिंग होता है ना, 10 मिनट में चार्ज हो गया, उस तरीके से कुछ आगे टेक्नोलॉजी आएगी जिसमें ये जो चार्जिंग है लगभग आधा से 1 घंटे में हो जाएगा। इस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं कि आधा से 1 घंटे में पूरा चार्ज हो जाएगा, और ये लगभग 40 से 50 किलोमीटर तक आगे बढ़ेगा एक चार्ज में। ऐसा टाइप का सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, तभी तो ये चीजें आगे बढ़ पाएंगी। ठीक, तो ये चीज इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये आगे फ्यूचर की गाड़ी है, क्योंकि आगे पेट्रोल रहेगा ही नहीं, पेट्रोल डीजल रहेगा नहीं, मजबूरी है ना। तो अभी से धीरे धीरे आता करे वो तो ठीक है। चलो यहां तक क्लियर। अब देखो इसका डोमेस्टिक यूज देखते हैं। भाई डोमेस्टिक यूज क्या है? ये देखो, इसकी खोज किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने। तो इस इनकैंडेसेंट बल्ब से लेकर देखो, इसमें पावर वेस्टेज कितना था? पावर कितना था? 100 वाट का रहता था। कितने वाट का रहता था? 100 वाट। इसको आगे चल के हमने रिप्लेस किया किससे? ट्यूबलाइट से। किससे रिप्लेस किया? ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट लगभग 40 से 50 वाट रहता है, कितना? तो आधा हो गया पावर कंजप्शन। इसके बाद इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट लैंप। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोरोसेंट लैंप। उसका क्या आया? CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। इसकी एनर्जी वेस्टेज कितनी थी? लगभग 20 से 30 वाट। 20 से 30 वाट। ये फिर आधा हो गया। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या चल रही है? एलईडी। इसमें कितना है? 10 वाट है ना। घर में 10 वाट 15 वाट का बल्ब सफिशिएंट होता है। तो कितना वाट था पहले? कितना पहुंच गए हैं? पहले एक बल्ब 100 वाट का हुआ करता था। अब सब घर के 10 बल्ब जोड़ तब हो 10 वाट नहीं हो 10, हाँ सब जोड़ मान ले 10 है तब 100 हुई। अब मान ले तो घर में 5-8 बल्ब लगे हैं तो 50 हुई। तो सोचो इस तरीके से हम एनर्जी को कम कर रहे हैं और जो इफिशियंसी को बढ़ा रहे हैं। तो याद रखना यहां पर तुमने यूटिलाइजेशन में पढ़ाएंगे ये सब चीजों को। तो जो ल्यूमेन है, क्या है? ल्यूमेन। इसको किसे दर्शाते हैं? पावर को ल्यूमेन्स। तो ल्यूमेन प्रोपोर्शनल होता है किसके? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से जो पावर क्षमता है वो बढ़ते रहती है। ल्यूमेन जो तुमको दिख रहा है, प्रकाश, प्रकाश की क्षमता किसमें नापते हैं? ल्यूमेन। यूटिलाइजेशन में पढ़ेंगे। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ल्यूमेन बढ़ता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या बढ़ता है? ल्यूमेन, मतलब आउटपुट पावर बढ़ते लगता है। क्लियर होगी बात इतनी सी? तो एक ओवरऑल सिनेरियो समझ रहे हो कि क्या क्या जरूरत हमको पड़ रहा है? समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत। अब जो वापस आते हैं हम लोग कि इसमें मेन जो हमारा है पावर सिस्टम। किसमें? पावर सिस्टम में। कि पावर सिस्टम के क्षेत्र में कहां पर जरूरत पड़ता है हमको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। चलो तुम लोग बताओ थोड़ा बहुत जिसको याद होगा। चलो तो पावर सिस्टम में समझते हैं हम लोग कहाँ कहाँ जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले एक छोटा सा मैं चीज लेता हूँ। देखो यहाँ देखो, ये जनरेटर है मान लेता हूँ यहाँ पर ये, और ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन, और ये लोड। क्या है? लोड। जनरेटर बहुत दूर में लगा रहता है, बहुत दूर लगा रहता है। तो यहाँ पर लोड साइड, तो लोड साइड में रिएक्टिव पावर डिमांड कम होता है या ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू लोड। ठीक, तो रिएक्टिव पावर कंपनसेशन करना पड़ता है हमको कि रिएक्टिव पावर कम ले रहे हैं कि ज्यादा ले रहे हैं। तो रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के लिए यहां पर क्या लगाते हैं हम लोग? क्या लगाते हैं? एक कैपेसिटर। क्या लगा देते हैं? कैपेसिटर। अब तुम बताओ कैपेसिटर का काम क्या है? रिएक्टिव पावर सप्लाई करना। अगर मान लो लोड बढ़ रहा है तो यहां पर वोल्टेज
VR और ये VS। तो सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज लगभग कांस्टेंट बना रहे, ये मेंटेन करना पड़ता है हमको। तो अगर लोड बढ़ता है तो ये वोल्टेज कम होने लगेगा क्योंकि ड्रॉप बढ़ेगा। तो जो रिएक्टिव पावर सप्लाइड कितना होता है, Q बराबर VR का स्क्वायर, कहां पर लगा हुआ है VR का स्क्वायर बटे XC होगा, V स्क्वायर बाई R। अब तुम बताओ, पावर सिस्टम में हमने पढ़ा था कि ये रिएक्टिव पावर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करेगा, अब ये क्या करेगा, रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब वोल्टेज क्या हो, हमारा कांस्टेंट हो, या वोल्टेज में फ्लक्चुएशन ना हो। तो 2031/12/2013 इस डेट को पूरे वन नेशन वन ग्रिड बना था। इसके पहले 5 ग्रिड थे, नॉर्थ का अलग, साउथ का अलग, है ना, वेस्ट का अलग, ईस्ट का अलग, और एक मिडिल का। तो 5 ग्रिड थे। कितने ग्रिड थे, 5 ग्रिड। ये देखो इधर 1 2 नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस तरीके से 5 ग्रिड थे। इन 5 ग्रिडों को मिला के हमने 2013 में वन नेशन वन ग्रिड, वन नेशन वन ग्रिड और वन फ्रीक्वेंसी हमने बनवाया 2013 में। तो 2013 के ऑनवर्ड्स आगे चल के तुम्हारे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये 2013 के बाद हमने वन नेशन वन ग्रिड सिस्टम अप्लाई किया। तो हमने यहां पर फिक्स किया कि भाई जो वोल्टेज वेरिएशन है वो ±6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना परसेंट, 6%, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। अब मान लो वोल्टेज बहुत कम हो गया, तो वोल्टेज कम होगा तो क्यू सप्लाई क्या हो जाएगा। अब क्यू लगाए क्यों हो, कैपेसिटर क्यों लगाए हो, सप्लाई मेंटेन करने के लिए। अब वोल्टेज बहुत ज्यादा कम हो गया तो ये कोई काम का नहीं है। लेकिन हम पावर सिस्टम में बढ़ते हैं कि बेस्ट है। तो बेस्ट कब है, जब वोल्टेज में वेरिएशन ना हो। अब वोल्टेज में वेरिएशन होगा तब क्या करेंगे सर, तो हमको ऐसा सिस्टम चाहिए जो वोल्टेज वेरिएशन को भी संभाल सके, वोल्टेज फ्लक्चुएशन को भी संभाल सके। तो हमको एक अलग वाला फिल्टर चाहिए, अलग वाला सर्किट चाहिए जो कि एक्टिव होगा। क्या होगा, एक्टिव कैपेसिटर होगा। तो ये हमारा होगा, आगे चल के हम पढ़ेंगे इसको। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की हमको जरूरत पड़ेगी। तो ये सप्लाई या तो क्यू सप्लाई करे या क्यू डिलीवर करे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसा नीड। जैसे वोल्टेज कम और ज्यादा होने से इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़े, ये अपना क्यू सप्लाई करे या लाइटली लोड कंडीशन में क्यू को एब्जॉर्ब करे, जैसी जरूरत है इसके हिसाब से काम करे। तो दूसरा जरूरत क्या है हमारा, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक। तो ट्रांसमिशन लाइन में पहला क्लियर। तो पहला क्या है, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन। तो पावर सिस्टम में पहला क्या पढ़ा है मैंने, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन। रिएक्टिव पावर कंपनसेशन, तो ये पहला यूज है हमारा पावर सिस्टम में, ठीक। आगे चल के हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे इन सब चीजों को, ठीक है, डिटेल में। नोट करते जाओ सब लोग। बाकी नोट्स तो भेजूंगा ही मैं। पहला क्लियर हो गया ये चीज। तो ये हमको पैसिव की नहीं, हमको एक्टिव की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्टिव कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, जो अपने हिसाब से सेंसर बेस्ड रहे, जो कि कम या ज्यादा होने पर ऑटोमेटिक क्या हो, रिएक्ट करे, ठीक। तो ये चीज हमने सीखा। इसी को हम लोग डायनेमिक कंपनसेटर भी बोलते हैं। ठीक, क्लियर होगी बात। दूसरा, पहला क्लियर सबको, पहला क्लियर हो रहा है सबको, ठीक। दूसरा देखिए आगे,
दूसरा है हमारा एक्टिव पावर। क्या है? एक्टिव पावर कंपनसेशन, कंपनसेशन या फिर बोल सकते हो कंट्रोल या स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्टेबिलिटी एक्टिव पावर। पहले इसी की बात करता हूँ, एक्टिव पावर कंपनसेशन की। अब तुमको मैंने बताया था अभी कुछ समय पहले कि हमारा ये पावर सिस्टम में ये देखो यहां Vs एट एंगल डेल्टा, ये V एट एंगल 0, इसका रिएक्टेंस मान लेता हूं x है। कितना है? x। तो कितना मैक्सिमम पावर सोर्स से लोड ट्रांसफर हो सकता है? क्या बताया था मैंने तुमको भी जनरेटर में? बताया था ना, P बराबर जल्दी बोलो EV बाई एक्सएस साइन डेल्टा। अब एक्सएस की जगह ये x ट्रांसमिशन लाइन का होगा, जो भी x है, ये इम्पीडेंस है। किसका होगा? ट्रांसमिशन लाइन को पूरा मिला के लेके बाकी तो यही है। तो ये बताओ यहां पर जो डेल्टा है वो कितना होना चाहिए? बताओ, याद करो। इसका पावर एंगल कर्व याद है तुमको? पावर एंगल कितना होना चाहिए? स्टेबिलिटी। मैं इसको पावर वर्सेस डेल्टा ग्राफ खींचूं तो कितना होना चाहिए इसका? इस तरीके से। तो ये पावर वर्सेस डेल्टा हमारा ग्राफ है ना, याद आया? तो पी मैक्सिमम क्या था? EV बाई एक्स। पी मैक्स ये बराबर किसके था? पी मैक्स। और ये वर्सेस डेल्टा। तो तुमको याद होगा मैंने बताया था फॉर स्टेबिलिटी रीजन हम यहां पर डेल्टा एंगल को कितना रखते हैं? क्या याद करो, कितना बताया था? 30 से 45 के बीच, 30 से 45 के बीच रखते हैं। अगर इससे ज्यादा रखेंगे तो हमारा मशीन क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। तो अब बात आती है इसकी, ये पावर हम बढ़ा कैसे सकते हैं? तो ये पहला सिनेरियो तुम लोग को दिखा, ठीक। तो दूसरा केस देखते हैं। मान लो एक ऐसा केस लेता हूं। अब मैं क्या करूं, देखो देख लो, इसको दो भाग में बांट दूं। किसको? इसी को एक दो भाग में बांट दूं, दो बराबर भाग में। अब मैं क्या करूं, यहां पर एक अलग से कंपनसेटर यहां पर यूज करते हैं। ये ऐसे इसको मैंने दो भाग में बांट दिया। कितने? x/2 और इसको x/2। अब मैं यहां पर एक सिस्टम लगा दूं जो क्या करेगा, वोल्टेज जो भी कमी होगा उसको वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर या फिर इसको बोलते हैं VSI, ऐसे बोलते हैं डायनेमिक कंपनसेटर, ठीक। स्टेटकॉम, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेटकॉम। आगे चल के पढ़ेंगे स्टेटकॉम की बात करेंगे। स्टैटिक कंपनसेटर, स्टैटिक कंपनसेटर्स। अब यहां ध्यान दो, अब यहां पर क्या होगा? अब जो यहां पर पावर यहां से यहां कितना ट्रांसफर होगा? चलो यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट में मान लेता हूं ये V एट एंगल क्या था? डेल्टा। ये V एट एंगल 0 यहां पर मेंटेन कर रहा हूं। ऐसा सिस्टम मैं यूज किया हूं जिससे मैं वोल्टेज को मेंटेन कर सकूं। तब पावर कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। EV बाई x/2 साइन डेल्टा। तो कितना हो जाएगा पावर? अब यहां से 2 टाइम्स होगा किसके? EV बाई x साइन डेल्टा। अब ये क्या था? दोगुना है कि नहीं पावर? तो यहां पर मैं इस तरीके से सिस्टम यूज किया जिसमें बीच में मैंने इंटरमीडिएट, मान लो 2 जगह भेजना है मेरे को, जांजगीर से जगदलपुर भेजना है, तो बीच में एक इंटरमीडिएट सब स्टेशन लगा दिया जहां पर मैंने क्या लगा दिया? स्टेटकॉम। तो इससे पावर ट्रांसफर कैपेसिटी कितनी बढ़ गई? दोगुनी बढ़ गई। दोगुनी बढ़ा पाओगे कैसे जी? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है दोगुना करना। क्यों प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? क्योंकि स्टेबिलिटी बीच में आ जाएगा, बीच में थर्मल लिमिट भी आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? थर्मल लिमिट। तो क्या करेंगे हम लोग? इसको डबल ना करके, लेकिन मैं बढ़ा तो सकता हूं। ये देखो ध्यान दो, ये हमारा जो पहला जो सिस्टम था उससे हमारा ये स्टेबिलिटी ये डबल हो जाएगा। देखो ये स्टेबिलिटी हमारा डबल हो गया इस तरीके से। तो पहले जितना भी था
उससे जो ट्रांसफर कैपेसिटी कितनी हो गई, दोगुनी हो गई। अब देखो अगर ये 90 डिग्री भी इसको मैं बढ़ा लेता हूं 90, ये देखो अब पहले कितने में था, देखो ये 0, ये π/2 और ये पाई, है ना, इधर फिर ये निगेटिव चल जाता था। तो इसी मार्जिन के लिए इसमें देखो अब स्टेबिलिटी यहां तक बढ़ गया, तो फिक्स 90 में भी हमारा मशीन क्या है, स्टेबल। तो इसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, स्टेटकॉम, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है। इसके लिए भी हमको किसकी जरूरत पड़ी, पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमारा दूसरा क्या हो गया, एक्टिव कंपनसेशन। और इसी में अगर मैंने बात करूं डेल्टा, तो डेल्टा क्या है, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी बढ़ा कि नहीं, तो स्टेबिलिटी भी क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर हो गई बात। तो दूसरा क्या हुआ तुम लोग को समझ पाया, एक्टिव पावर कंपनसेटर, और या इसी का वो क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी। तीसरा क्या बोल सकते हो इसी में, स्टेबिलिटी के लिए। क्लियर हुई बात, क्लियर। तो पहला क्या बताया मैंने, एक्टिव पावर कंपनसेशन, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन और ये स्टेबिलिटी। अब देखो ध्यान दो, अब मान लो एक सब स्टेशन यहां पर लगा हुआ है और दूसरा सब स्टेशन यहां लगा हुआ है। अब दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। एक की फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है, कितनी हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज। एक की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। इंडिया में तो ऐसा है नहीं, पूरे इंडिया में कितनी फ्रीक्वेंसी, लेकिन आप जापान में जाएंगे तो एक पार्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, दूसरा 60 हर्ट्ज। तो इन दोनों सिस्टम को जोड़ सकते हैं क्या, इंटरकनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से डायरेक्ट, नहीं कनेक्ट कर सकते। तो इसके लिए हमको क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, कन्वर्टर स्टेशन की। एक बीच में, अब मान लो एक आदमी है जो हिंदी बोलता है, एक छत्तीसगढ़ी बोलता है, एक दूसरा आदमी जापानीज बोलता है, चाइनीज बोलता है। अब दोनों पूछना है कहाँ शाखा है भाई की, तो क्या चाहिए हमको बीच में, ट्रांसलेट, है ना। जैसे मैं पूछा चाइनीज वाला कर कहाँ शाखा है भाई, तो वो समझ नहीं पाई, तो बीच में ट्रांसलेटर व्हाट्सएप ऐसे पूछी कुछ भी ये पूछा, तो बीच में ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी नहीं सर, तो बीच में ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड HVDC सिस्टम, है ना। अभी सीखेंगे हम लोग। तो AC को पहले DC में चेंज करेंगे, फिर DC को इसको उसके बाद HVDC लिंक, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। ये तो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स को जोड़ने का काम आया। तो दो असिंक्रोनस लिंक बोलते हैं, सिर्फ क्या बोलते हैं, असिंक्रोनस लिंक, क्योंकि अलग अलग है इसलिए क्या बोलेंगे, असिंक्रोनस लिंक भी बोला जाता है। ठीक। अब मान लो मेरे को यही, अब इंडिया में तो इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं हमको, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है कि नहीं, है ही नहीं हमारे पास। फ्रीक्वेंसी एक है, वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी की बात हमने किया था 2013 के बाद। तो वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी की बात किए थे, तो हमारे लिए तो ये कंसर्न है नहीं। लेकिन अगर हम इसके आगे चले तो हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ेगी, किसमें, ट्रांसमिशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में। तो सेम चीज हमारा ये सिस्टम, मान लो एक सिस्टम है, उसको लोड बहुत दूर लगा हुआ है। लोड क्या है, बहुत दूर लगा है। ये सोर्स है और ये दूसरा लोड है। सोर्स और लोड का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत दूर है। तो हमारा जो HVDC सिस्टम है वो ज्यादा इकोनॉमिकल होता है, किससे, HVDC से, HVAC से। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, देखिए हाँ, तो देखिए ध्यान से, एक सिस्टम मैं यहां पर लगाऊं इस तरीके से, तो ये पहले AC को किस में चेंज करेगा, DC में, फिर ये DC को AC में चेंज करेगा, DC को AC। ये दैट इज कॉल्ड HVDC लिंक, दैट इज कॉल्ड हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है सर, अगर मैं इसको बात करूं तुमको, तो अगर एक ब्रेक इवन एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग, क्या एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस करेंगे तो ध्यान दो, यहां पर ये हमारा HVAC और ये हमारा HVDC। तो एक पॉइंट आता है, ध्यान दो यार, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन डिस्टेंस। तो देखो किसके किसके बीच ग्राफ खींचे हम लोग, कॉस्ट वर्सेस डिस्टेंस के बीच। सब कॉस्ट जितने भी
खर्चे हैं सबको जोड़ लिया मैंने, तो कॉस्ट वर्सेस डिस्टेंस, क्या तमाशा है, डिस्टेंस कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन डिस्टेंस, ब्रेक इवन डिस्टेंस, ब्रेक इवन डिस्टेंस। तो ये हमारा ये एसी सिस्टम है और ये वाला डीसी, HVDC और ये हाई वोल्टेज एसी। तो अगर ये जो ब्रेक इवन डिस्टेंस बोलूं तो ये ओवरहेड लाइन के लिए, देखो ध्यान दो, ये एग्जाम में पूछा जाता है ब्रेक इवन डिस्टेंस कितना होता है, तो 500 से 600 किलोमीटर, ये ओवरहेड लाइन के लिए, और यही 50 से 60 किलोमीटर होता है किसके लिए, अंडरग्राउंड केबल्स के लिए। अगर मैं 500 से 600 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस मेरे को ट्रांसमिट करना है तो HVDC प्रीफर करेंगे HVAC से। अभी मैंने तुमको बताया था HVDC इज मोर इकोनॉमिकल, देखो ये खर्चा नीचे हो गया, इसका खर्चा ज्यादा पड़ गया, तो HVDC का प्रयोग हम करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए आफ्टर ब्रेक इवन डिस्टेंस। ठीक, तो ब्रेक इवन डिस्टेंस कितना होता है, हाँ, तो यहां पर कोई रिएक्टिव पावर नहीं आएगा, पहली बात, यहां एसी है कि डीसी है, डीसी में रिएक्टिव पावर का रोल ही खत्म हो गया। अब प्लस और माइनस 2 ही तार लगेंगे और एसी में 3 तार लगेगा, तो ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाता है हमारा, बच जाता है। तो इसलिए हम एक ब्रेक इवन डिस्टेंस के बाद किसकी बात करते हैं, HVDC। क्लियर हो रहा है सबको, समझ पाए थोड़ा बहुत, तो ये हमने बात किया। ठीक है, समझ में आएंगे सबको। तो ये हो गया हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पे ये एप्लीकेशंस। ठीक, क्लियर हो गई बात, बुलेट ट्रेन बता दिया। अब इसी तरीके से पेरिस एग्रीमेंट ने सब कुछ चीजें बता दिया मैंने, एयर में बता दिया इसका यूज, ठीक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बता दिया, डोमेस्टिक में बता दिया। ठीक, आए समझ। अब देखो, और डोमेस्टिक में क्या, तुम लोग तुम्हारे हर घर में क्या लगा रहता है, फैन का रेगुलेटर लगा रहता है, तो फैन का रेगुलेटर तो है क्या तुम्हारा, ये भी पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही। वोल्टेज लेवल में बात की ना 200 वोल्टेज पे, तो ये, और ये जो तुम्हारा तमाशा आजकल केक चल रहा है बनेज, ओवन, तो ओवन में हीटिंग बोल दो, तो ये फैन रेगुलेटर्स, फैन में, कुकिंग या इसी को हीटिंग बोल सकते हो, हीटिंग, आजकल गीजर वगैरह लगा कर रखते हो कि नहीं, तो हीटिंग, पानी गर्म करने के लिए हीटर वगैरह, कुक। और ये एसी में सब में क्या लगा रहता है, वो क्या लगा होगा बगल में, स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर लगा रहता है बगल में, एक ऐसे स्टेबलाइजर लगे थे। स्टेबलाइजर का काम है, देखा होगा एसी में लगे, वोल्टेज लेवल को स्टेबल करने का काम करता है, फ्लक्चुएशन मत होने, निपट जाएगा ये एसी, है ना। तो जब भी लेना हो वोल्टास का लेना, टाटा का ठीक रहता है एसी। ठीक, अगर चल के नौकरी पाजी है तो ये सब ले लिया, टाटा का बढ़िया रहता है। ठीक, बेस्ट, ये करनी है तो घर में कहा था मैं, मतलब क्लियर होगी बात। ये हो गया डोमेस्टिक यूज। समझ पाए सब लोग। तो ये हमने कुछ चीजें देखी। ठीक, एयर में देख लीजिए, डोमेस्टिक यूज, रोड ट्रिप्स, ठीक है, यूपीएस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब देख लिया हमने। ठीक, उसका ये डोमेस्टिक में बताया बल्ब के बारे में। ठीक, और भी क्या बताया मैंने, ये सब चीज क्लियर हो गई बात। अब देखो, ये जितने भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, देखो ध्यान दो, एक लास्ट यूज है हमारा, उसका क्लास ब्रेक देंगे, उसका फिर चालू करेंगे। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, तो ये देखो, ये क्या है हमारा, विंड टर्बाइंस, ये क्या है हमारा, ओशियन, ये क्या है, सोलर। अब मान लो एक कंसेप्ट है, आगे चल के हम सीखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। अब ये क्या चीज है सर, मान लो तुम इंडिया में
इंडिया का मैप देखे हो सब लोग? इंडिया मान लो बहुत दूर में कोई चीज है, या हिली एरियाज है, हिमालय वगैरह है, जहां पर मैं डायरेक्ट वे से ट्रांसमिट करना पॉसिबल नहीं है। या मान लो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप है, अब तक नीचे समुद्र बिछावे ट्रांसमिशन लाइन ला। ऐसे जगह पर जहां पर रिमोट एरियाज हैं, फॉरेस्ट, डीप फॉरेस्ट है, वहां पर हम इन टेक्नोलॉजी का आजकल यूज कर रहे हैं। भाई जहां पर कंज्यूमर है उसी जगह पर हम जनरेशन करें, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। तो ये देखो विंड सबसे अच्छा क्या है, ओशियन में क्या आता है, विंड आता है और ओशियन की एनर्जी आती है, और सूर्य तो सब जगह है। तो आजकल इन चीजों का, सोलर पैनल्स का उपयोग इस तरीके से कर रहे हैं कि जहां पर लोड सेंटर है वहीं पर जनरेशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। तो मैंने आपको सिखाया कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है पूरा जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन तक हर जगह पर इसकी हमको जरूरत पड़ती है पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का। तो चलिए 5 मिनट ब्रेक देते हैं, उसके बाद फिर से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अब उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डेफिनेशन क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इनकी बारे में बात करेंगे। तो 5 मिनट का ब्रेक, फिर ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगे।